क्लासिकल सा आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑन क्लॉथ शी स्टार्टेड टेकिंग ऑफ क्लॉथ्स। फिर जिस रूम से वो बंदा निकला था, वी गोट ड्रग्स फ्रॉम दैट हाउस वर्थ 170 करोड़। ट्रंक भर के जेम्स एंड ज्वेल्स के मिले हमें, तो मैंने तो देखे भी नहीं थे कि ऐसे रूबी स्टोन आधे आधे किलो के। हर किसी को हफ्ता देना पड़ता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। एक्सटॉर्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सर वेपन्स तो वहां पे ऐसे मिल जाएंगे आपको, 1 लाख रातों रात वहां से आ जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज द पोरस बॉर्डर विद म्यांमार। 1 लाख ऐसे ही रातों रात आ जाएंगे। एथनिक बेस्ड ग्रुप्स हैं, इन्होंने तो अपनी वेपन फैक्ट्रीज भी लगा रखी। वहां पे आपको बिल्डिंग्स में ऐसे ऐसे हॉस्टल मिल जाएंगे जहाँ पे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होके और वहाँ पे उनको फिर। लेकिन मेरे को ये बिलीव नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो कि चाइनीज ओरिजिन की है, दे आर डोमिनेटिंग 2 लोकेशंस विच आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाउनशिप में कोविड से पहले 80% ऑफ द बिजनेस वाज डोमिनेटेड बाय चाइनीज पीपल। अब एक बहुत फेमस टेबलेट होती है इसमें, WI, वर्ल्ड इज यूअर्स। वो टेबलेट ऐसी होती है कि वो आपको सोने नहीं देती है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ब्रीफ में। जी, तो मेरा नाम मेजर भरत सिंह है और मैं लगभग 11 साल की सर्विस करने के बाद और अभी मैंने रिटायरमेंट ली है। मैं बेसिकली हरियाणा झज्जर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैंने एक बाहर आने के बाद एक छोटा सा अपना एक एजुकेशन स्टार्टअप शुरू किया है। तो लेट्स सी, माय ऑब्जेक्टिव इज़ टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी नाउ। हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपका बहुत रिसेंटली एक तो आपने रिटायरमेंट लिया है और बहुत रिसेंटली आपने मणिपुर में सर्व किया है, जी, जहाँ पे बहुत समय से इंसर्जेंसी पीक पे चल रही है। तो हम चाहते थे कि एक ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस जिस व्यक्ति का है और खासकर आर्म्ड फोर्सेस में से, तो उनसे हम जाने कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम्स पे आने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो वहाँ पे ग्राउंड पे सर्व करने से आई है, कि आप थोड़ा ये शुरू किए, क्योंकि हम नैरेटिव्स में बात करेंगे। जो नैरेटिव्स हमको नेशनल मीडिया के थ्रू और वो सब पता चलता है, तो एक नैरेटिव्स है कुकीज़ वर्सेस माइतीज़ का। तो आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बताइए, इनका क्या डिफरेंस है, क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम्स हैं इनके बीच में और कैसे रिलेशनशिप है। अब हम समझने के लिए 2 हिस्सों में बात करते हैं। एक तरफ है मैती, हिंदू डोमिनेटेड कम्युनिटी, जो कि वैली में रहती है और वैली उस मणिपुर के जोग्राफिकल लैंडमास का लगभग 10% है। हम्म। दूसरी तरफ है, हम कुकी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें छोटे छोटे और भी ट्राइब्स हैं, तो हम बोलेंगे ट्राइब्स जो कि मेनली क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करते हैं, ट्राइबल एरियाज़ या हिल एरियाज़ में रहते हैं और वो हिल एरियाज़ का लैंड मास है लगभग लगभग 90%। अब एक तरफ कुकी हैं, एक तरफ या फिर एक तरफ ट्राइबल्स हैं, एक तरफ मैतीज़ हैं जो वैली में रहते हैं। प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि एज पर लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1960, उसमें आर्टिकल 158 एक पार्ट है उसका, वो ये कहता है कि अ ट्राइबल पर्सन कैन गिव इट्स लैंड टू अनदर ट्राइबल पर्सन ओनली। हम्म। अब टाइम के साथ क्या हुआ है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, वैली में भी बढ़ गई है और वैसे पॉपुलेशन हिल्स में भी बढ़ी है। और इसमें कितना मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि रफली 52 टू 54% आर मैती एंड 46 टू 48% रफली हम मान सकते हैं आर ट्राइबल पीपल। अच्छा, एज तो ऑन मतलब टुडे 52-53% लोग जो हैं वो 10% लैंड एरिया में रह रहे वो हैं। 10% लैंड एरिया में रह रहे, और ओके। यही मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि अब मैती ये चाहता है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले, ताकि हम लोग भी अपनी जो, अगर हमें बाहर सेटल होना है या बाहर अपना बिजनेस करना है तो हम भी हिली एरियाज़ में जाके बस जाएं। हम्म। तो इसी के दौरान अगर हम प्रेजेंट डे की या फिर ये इंसिडेंट कैसे ट्रिगर हुई उसकी बात करें, तो सब लोग अपना अपना नैरेटिव दे रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी अगर बताऊं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मई 2023 में हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर का एक जजमेंट आया, उसमें पहले से कोई पिटिशन होगी, उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर मैती कम्युनिटी को अगर एसटी का कोटा चाहिए तो आप फ्लोट करिए और जो भी प्रोसीजर है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी अमेंडमेंट होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसमें आपको कोटा मिल जाएगा, एसटी ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। अब ये बात होते ही जो ट्राइबल थे या हिल एरियाज़ की जो बाकी कम्युनिटीज़ थी उनको ट्रिगर हो गई। उनको ऐसा लगा कि नाउ वी हैव गोट इनटू ट्रबल, और जो हमारे राइट्स हैं जो हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, हम अपने एरिया की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे
जो वैली से लोग आके और वहाँ पे अभी हमें डोमिनेट करेंगे। तो ये धीरे धीरे पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, फिर एक दो और प्रोटेस्ट छोटे मोटे करके, एंड देन इट टूक अ वेरी वेरी बैड शेप, जहाँ पे बहुत लोगों की हताहत हुई है और ब्लड बाथ हुई है। अब लेटली फरवरी 2024 में हाई कोर्ट ने अपना जो इनका मई 2023 का जो ऑर्डर था वो वापस भी ले लिया है, लेकिन अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट थम नहीं रही है। अब अगर लेटली हम अगर आज के दिन हम समझें, जैसे बहुत सारे मेरे कुकी और मैती दोस्त हैं, मैंने बात करने की कोशिश की कि भाई आज के दिन आप चाहते क्या हैं यहाँ पे। अब जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर था अपना वो तो वापस ले लिया, रिवर्ट बैक कर दिया, तो अब क्या चाहते हैं। तो अब दोनों कम्युनिटीज़ में अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो ये है प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग। और उनमें अभी आ गया है थोड़ा सा ये कि हम इनसिक्योरिटी के माहौल में कैसे रहेंगे। अगर मैती ये बोलता है कि नहीं मुझे तो नहीं मिला, तो वो ये सोचते हैं कि ये दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी और हमें अपने स्टेटस के लिए लड़ना चाहिए, बिकॉज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम कि हमें खेती करनी है, आगे सेटलमेंट भी करना है और भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है। कुकी ये चाहते हैं कि नहीं, अगर हमसे ये स्टेटस छीन लिया गया शेड्यूल ट्राइब का और ये मैतीज़ को भी दे दिया गया, तो जो हमारी हेरिटेज है या फिर हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो तो हमारे हाथों से चला जाएगा। अब उसको नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए बहुत लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। कोई सिचुएशनल इंसिडेंट्स भी होती हैं कि ये हो गया, आज उसने उसको डोमिनेट कर दिया, आज उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन आज के दिन अगर मैं ये कहूँ उन लोगों से बात करने के बाद भी कि अब अभी इट इज़ प्योरली मिसअंडरस्टैंडिंग, और दूसरी बात प्योरली सबको अभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है कि कहीं मैं इससे ना हार जाऊं, कभी मैं इसके साथ सेटलमेंट कर लूं तो ये ना हो जाऊं। तो ये थोड़े थोड़े अगर छोटे छोटे अभी पॉइंट हैं। और अब कुकी ट्राइब्स की जो लेटली जो मेरे बात करने में और उनकी समझ आई मुझे उनकी बात, कि नाउ दे आर आस्किंग फॉर ये हिल ट्राइबल काउंसिल का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं। तो एडीसी कोटा उनको चाहिए ताकि हिल ट्राइबल में उनके जो राइट्स हैं वो रिजर्व हो जाएं। जैसे कि हमारा 6 शेड्यूल है, तो उसमें 4 स्टेट्स में 10 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। लेकिन मणिपुर में ऐसा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे 1971 की मणिपुर हिल एरिया एक्ट है जो कि उसमें गवर्न करती है, लेकिन उनके पास जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 6 शेड्यूल के हिसाब से जो राइट्स होने चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो नाउ दे आर पुशिंग कि हमें किसी तरह से 6 शेड्यूल के बेसिस पे और हमारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन जाएं, ताकि हमारे जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं या फिर आसपास के जो पब्लिक राइट्स हैं या पर्सनल राइट्स हैं, वो हमारे रिजर्व हो जाएं। मेनली तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डे टू डे डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो हैंड टू हैंड माउथ हैं, डेली वेज पे अपना जीवन बसेरा कर रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। एंड दे आर फ्यू पीपल, दे कैन बी फ्रॉम आइदर कम्युनिटी, दे हैव, उनका हिडन एजेंडा है कि यही मौका है कुछ कर लिया जाए। या तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी साख नीचे ना गिरे, या फिर उनको ऐसा लगने लग गया है कि हम तो लीडर बन गए हैं। तो उनके अपने अपने एजेंडाज हैं। तो ये लास्ट जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये कैसे ख़त्म होंगी, जबकि आप एक तरीके से ऐसा भी नहीं है कि कोई लीडर्स हैं इनके जिनको आप बैठा के उनके साथ बातचीत कर सकते हैं या उनके बीच में कुछ रेजोल्यूशन ला सकते हैं। और अभी क्या होता है कि जब एक वॉर की इकोनॉमी भी एक अपना हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी बन इट जाती टेक शेप। है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हो सकता है कि शायद वहाँ पे इस तरीके का कुछ हो रहा हो कि चाहे आर्म्स है चाहे ड्रग्स है, उस पर हम आगे बात करेंगे। जी जी। तो क्या ये ऐसी इकोनॉमी, ऐसे इंसेंटिव बन गए हैं कि किसी को इंसेंटिव नहीं है पीस का, वॉर से ही इतने मतलब अच्छी चीज़ें उनको मिल रही हैं, वो आर्म्स मिल रहे हैं या पैसा मिल रहा है, कि वो अब चाहते नहीं कि ये बंद हो। बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगा कि चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सबने अपना अपना कर रखा है। और फिर मैं ये कहूँगा कि जो सफ़र करता है दुनिया में, कभी कोई भी हिस्ट्री हो, सफ़र करता है कॉमन मैन। अब इंसेंटिव जो मेरे सुनने में आया, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ट्राइब और कम्युनिटी, मैं ये कहूँगा कि किसी ने इस मौके को देख के जो ज़्यादा समझदार या पब्लिक फिगर बनने की कोशिश कर रहे थे, अगेन आई विल से दैट इट कैन बी फ्रॉम एनी कम्युनिटी, उन्होंने अपने को बोला कि नहीं, मैं तो अपनी कम्युनिटी की सेवा करूँगा और मैं इसकी रक्षा करूँगा, आई विल सेफ गार्ड माई ओन कम्युनिटी। और उसने बोल दिया कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए 1 करोड़ रुपये लगाता हूँ। अब उस 1 करोड़ की ना अकाउंटिंग है कि उसने 1 करोड़ लगाए उस कम्युनिटी को सेव करने में, उस 1 करोड़ का क्या किया। अब उसने कुछ दिन बाद बोला कि जो मेरी कम्युनिटी के डेली वेजर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए और आप कुछ कंट्रीब्यूट करो।
तो कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, कोई 200 कमा रहा है, कोई मनरेगा से कुछ कमा रहा है, कोई किसी स्कीम से कुछ मेहनत करके दिन रात कुछ कमा रहा है, और वहाँ पे उस आदमी के पास कंट्रीब्यूशन चला गया, जो अपने आप को लीडर घोषित, सेल्फ स्टाइल लीडर घोषित कर दिया। अब उसकी भी कोई अकाउंटिंग नहीं है। अब उसने बोला कि नहीं, ये गांव जो छोड़ के गए हैं ना, तो ये तो डरपोक हैं, इन्होंने तो अपनी कम्युनिटी की कभी हेल्प की नहीं, कभी सेवा की नहीं, तो ये अगर वापस आएंगे तो इनसे पैसे लिए जाएंगे, 10 लाख रुपए फाइन देंगे, तभी हम इनको बसने देंगे। और जो दूसरी अपोजिट कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल की कोई कुकी कम्युनिटी थी और मैती थे, वो तो फ्ली हो गए, और मैती जहाँ कम्युनिटी थी वहाँ से कुकी फ्ली हो गए, तो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फियर कि लोग अभी इस तरह से अपनी जो रेपुटेशन है या फिर जो अपना बिजनेस है, जो आप बता रहे थे कि वॉर तो पूरे के तरीके से मत्स्य न्याय चल रहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। वो तो हर जगह होता है, और यहाँ पे भी वही होगा। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं है, और क्योंकि वॉर चल रही है इसलिए अब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव हो गया है। बिल्कुल, और रूल ऑफ लॉ का ये है कि आप किसको मानेंगे। वहाँ तो ऐसा चल रहा है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी फोर्स है, आज उसने मैती कम्युनिटी पे अटैक हुआ और वहाँ उसने कुकी को रोक दिया, तो देन सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देयर स्टेक होल्डर्स बिकम मैती सपोर्टर्स। अगर कुकी के ऊपर अटैक हो रहा था, मैती ने किया था, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रोक दिया, तो मैती गाइज विल से कि नाउ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हैव बिकम कुकी सपोर्टर्स। तो ये तो चलता रहेगा। अभी आपने जैसे बात की कि बहुत सारे जो आम जनता है उनसे भी एक तरीके से पैसा लिया जाता है, कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, और उससे फिर सारी चीज़ें हैं, जो लीडर्स हैं वो चाहे आर्म्स खरीदें चाहे कुछ और करें, वो अपनी कम्युनिटी के नाम पे ये सब हो रहा है। मैंने एक बात सुनी थी कि नॉर्थ ईस्ट में और ख़ासकर मणिपुर में भी कि जो जितने भी सरकारी लोग होते हैं, जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर किसी को हफ्ता देना पड़ता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पे जिसका होल्ड होता है। तो क्या ये बात सच है वहाँ पे? सर, ये है कि खुले कोई अपने आप को टेररिस्ट या इंसर्जेंट नहीं बताता है, और खुले में कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैंने उसको हफ्ता दिया है। एक नैरेटिव फॉर एग्जांपल क्रिएट किया गया कि आज हम अपनी कम्युनिटी के लिए ये करेंगे, और हमारी कम्युनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए ये कुछ लोग हैं, ये वॉलंटियर्स हैं, ये हमारी फोर्स है, या कुछ भी को जो भी नाम देंगे, उनकी मदद करने के लिए हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक सेंस में तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों की जो उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठे किए और उन तक पहुंचा दिए। एक सेंस तो ये बनता है। जब मैं बाहर से थर्ड पार्टी या फिर कोई बाहर से जो उस एरिया से वाकिफ़ नहीं है, अगर वो उस चीज़ को देखता है, जैसे आपने भी बताया कि ये तो दूसरी तरह से हम देखेंगे तो ये तो एक्सटॉर्शन ही हो गया है। हफ्ता हो गया ना चाहे ये। वो हफ्ते बेसिस पे हो, चाहे एनुअल बेसिस पे हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है ऐसा। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ गिव मी अ रीज़न, नहीं तो मैं आपको रीज़न दूंगा बिलीव करने की कि ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्शन कोई भी, किसी के पास चॉइस नहीं है, अगर वो नहीं देता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? मतलब उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। झेलने भी पड़ेंगे, और वहाँ पे सोसाइटी इतनी ओपन नहीं है और लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे इस मार्केट में सामान नहीं मिलेगा, मैं दूसरी मार्केट में चले जाऊँगा। वहाँ पे लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं है। एंड देन यहाँ पे मैं आई हैव लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी टू माई थॉट प्रोसेस कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, मैं ये कर लूँगा, ये नहीं है मैं उनके पास चले जाऊँगा, मेरे पास ऑनलाइन है। वहाँ तो यू हैव टू प्रूव योर रिलेवेंस ऑल्सो, प्रूव योर एग्जिस्टेंस ऑल्सो, अ कॉमन मैन जो मैं बात कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू प्रूव योर वफादारी टुवर्ड्स योर ओन कम्युनिटी। तो आप फॉर एग्जांपल कि हम एक्स कम्युनिटी से हैं, आपने बोला कि नहीं ये एक्स कम्युनिटी के कुछ बच्चे हैं या फिर जो फोर फ्रंट हैं जो कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी करेंगे, अब इनके लिए चंदा दो आप, तो आप कैसे मना करोगे और किस लॉजिक पे मना करोगे? तो यू हैव टू प्रूव योर ऑनेस्टी ऑल्सो। एट द एंड जो हम बार बार बात कर रहे हैं उसका क्रक्स यही है कि जो एक लाइन में जो सफ़र कर रहे हैं वो कॉमन मैन जो हैंड टू माउथ, जो डेली वेजेस पे अपना जीवन बिताता है, वही सफ़र करता है। और वैसे तो कहीं पे कोई भी लड़ाई हो, दोज हू आर एट टॉप और दे हैव देयर हिडन एजेंडा, या फिर वो इतने सक्षम हैं कि सही और गलत को डिस्क्राइब करके क्या होने वाला है उसको एसेस करके और निकल लें, तो वो तो निकल ही जाएंगे। मरेगा कॉमन ग्राउंड पे जो आदमी है वो। तो एक तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो एक्सटोर्शन और जो हफ्ता का जो इकोनॉमी है ये सस्टेन कर रहा है जो सो कॉल्ड
टेररिस्ट ग्रुप, इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं, ये जो रक्षा के लिए खड़े हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे हथियार हैं, राइट, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जी। दूसरा, क्या कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो सरकारें हैं, चाहे सेंटर स्टेट जो भी है, क्या कहीं हमारी स्टेट तो इनको इंसेंटिवाइज नहीं कर रही है, कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैसा तो नहीं पहुंचा रही है, मतलब उनको सस्टेन कर लेके नहीं, बट किसी भी तरीके से? नहीं, मैं जैसे कोई गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर बेसिक सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई ऐसे नहीं करता है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, मतलब एक्सटोर्शन के नाम पे कभी एक्सटोर्शन नहीं होगा। एक्सटोर्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक गांव था, उसमें रोड बननी है अभी। उस रोड को बनाने के लिए, 1 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए, और फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए वहाँ पे अलॉट हुए, और वो एक टेंडर किसी को मिल गया। अब somebody will call that guy जिसको टेंडर गया है कि आपने यहाँ काम करना है, यू वांट टू इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, आपकी लेबर की सेफ्टी सिक्योरिटी, प्लीज़ गिव दिस मच अमाउंट टू दिस पर्सन या दिस गाय। तो वहाँ पे जो कोई भी इंसर्जेंट या नोटोरियस ग्रुप है, वो अपना नाम तो लेगा नहीं, और ज़रूरत पड़े तो एक लेटर हेड पे 2 लाइन लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्सटोर्शन, एंड गवर्नमेंट मनी इज गोइंग टू दोज पीपल, और वो उसी मनी पे सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन ना गवर्नमेंट को पता कि ये एक्सटोर्शन हो रहा है, कि कोई एक सोर्स है जिसको कुछ पैसे दिए गए थे कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, वहाँ से वो पैसे किसी दूसरी फॉर्म में डाइवर्ट होके और उन तक पहुँच गए हैं जिन तक वो नहीं पहुँचने चाहिए थे। क्या वेपन्स भी ऐसे पहुंचे हैं? क्योंकि ऐसी बात आई थी कि 60-70 हज़ार जो वेपन्स हैं वो रिकवर हुए हैं, और वो फिर रिकवर होते हैं, फिर कहीं ना कहीं वापस उन्हीं ग्रुप्स के पास पहुंच जाते हैं। तो ये वेपन्स का कैसे होता है? सर वेपन्स तो वहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे आपको, और जैसे आप बोलेंगे ना 60,000 वेपन सीज हुए हैं या रिकवर किए गए हैं, वो 1 लाख रातों रात वहाँ से आ जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ द पोरस बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार 1 लाख ऐसे ही रातों रात आ जाएंगे इतना? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मतलब मैं समझ गया आपकी भावना, समझ हाँ, गया मैं भावनात्मक, हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर लार्ज स्केल में वेपनरी इज रिक्वायर्ड, एनी काइंड ऑफ वेपन इज रिक्वायर्ड, तो इट कैन बी मेड अवेलेबल, बिकॉज यू हैव पोरस बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार में पहले ही प्रॉब्लम चल रही हैं, वहाँ अलग अलग तरह के मिलिशियाज और मिलिट्री जुनता है, उसके बीच में पहले ही प्रॉब्लम चल रही हैं कि देर आर मोर देन 135 एथनिक ग्रुप्स इन म्यांमार, एंड एवरी ग्रुप हैज़ देयर ओन आर्मी। वहाँ ऐसी ऐसी आर्मीज़ हैं एक एथनिक ग्रुप की जहाँ पे 20 से 30,000 लोग हैं। ऑल आर वेपन, दे हैव देयर पर्सनल वेपन्स, दीज ग्रुप्स हैव सरफेस टू एयर मिसाइल्स। अब वो कैसे सस्टेन कर रहे हैं वहाँ पे? और ये आई थिंक फर्स्ट ऑफ फरवरी 2022 में जब ये मिलिट्री कू हो गया था म्यांमार में दोबारा, तो उस मिलिट्री को सप्रेस करने के लिए बहुत सारी लोकल मिलिशियाज रेज हुई। वो लोकल मिलिशिया सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर उनको वेपन चाहिए तो जो ये एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी खुद की आर्मीज़ हैं, वो वहाँ से करते हैं, वेपन्स परचेज करते हैं, या फिर उनसे जैसा भी उनकी बोन होमी बनती है ग्रुप्स के बीच में, वहाँ से वेपन अवेलेबल हो जाता है। कहने की बात यह है कि वेपन एंड ड्रग्स आर नॉट वेरी कॉस्टली थिंग्स या फिर वेरी प्राइज थिंग ऐसे इलाकों में मिलने के लिए। आपको कहीं से भी अवेलेबल, वी हैव अ वेरी पोरस बॉर्डर। तो म्यांमार का जो अभी मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतने साल से, उसका क्या रिलेशन है? मतलब एग्जैक्ट रिलेशन कितना आप कहेंगे कि है? रिलेशन तो मैं ये कहूँगा कि सर एक तरफ से फॉर एग्जांपल आप कितनी भी सप्लाईज काट दें, फॉर एग्जांपल मणिपुर की हम बात लें, हाँ। मणिपुर की हम बात लें तो हिल्स के ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन है, और वैली में जो मैतीज डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। अब उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारे लैंड रूट्स होंगे इंडिया से, कोई दिमापुर से जा रहा होगा, कोई सिलचर से आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल दोनों एथनिक ग्रुप्स ने या किसी ने भी उसको एरिया को डोमिनेट कर लिया। यू हैव पोरस बॉर्डर ऑफ 600 मोर देन 600 किलोमीटर ऑपोजिट म्यांमार मणिपुर, जहाँ से आप कुछ भी मंगा सकते हैं बर्मा से। आप सस्टेन आसानी से कर सकते हैं। और बर्मा तो वैसे ही, बर्मा को अगर मैं कहूँ तो वो पेपर पे ही एक कंट्री है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ कंट्री। हम सब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर कि आर्मी के पास एक देश है, वहाँ बर्मा में उससे बुरा हाल है। वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है कि एवरी मिलिशिया, एवरी सेकेंड पर्सन इज़ हैविंग अ वेपन एंड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, या कोई 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, कोई 2 ग्रुप मिल के मिलिट्री जुनता के साथ लड़ रहे हैं।
और बॉर्डर एरियाज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि दीज काइंड ऑफ बेसिस आर मेड इन सच अ वे कि एक तरफ से थ्रस्ट कहीं ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल कि आई एम अ मिलिशिया हु इज़ फाइटिंग अगेंस्ट म्यांमार जुंता। अब म्यांमार जुंता मेरे पे अटैक करेगी तो मैं अपनी बेस ऐसी लोकेशन पे बनाऊंगा, या तो वो नो मैंस लैंड हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, कि इधर से थ्रस्ट आएगा तो मैं इधर चले जाऊँगा, हम्म। अब इंडियन फोर्सेस की तरफ से थ्रस्ट आएगा तो मैं उधर भाग जाऊंगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेपन तो सर आई विल से कि इट इज़ इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन। हम्म। बट और ये म्यांमार में एग्जैक्टली जैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे जो करंट कन्फ्लिक्ट है उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट है, या उसको कैसे उसने और बदतर कर दिया है। बदतर इसलिए कर दिया है कि सर जो पहले जितने भी वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, दे आर टू काइंड ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स इन मणिपुर। अगर मैं आपको बताऊं तो वन इज़ वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स मेनली डोमिनेटेड बाय मैती पीपल, एंड वन आर कुकी बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो कुकी बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स का क्या है कि वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन कर दिया है हम्म। 2008 के बाद, एंड इट इज़ टाइमली रिवाइज्ड। तो उनको एक डेजिग्नेटेड कैंप दे दिया है कि ये आपका कैंप है, जो आपके हथियार हैं वो आप इस कैंप के अंदर ही रखेंगे। टाइमली आपका मंथली क्वार्टरली बेसिस पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्सेस आके चेक करेंगी आपकी जितने भी रिक्रूटमेंट है, उनका कार्ड बना हुआ है कि ये देखो ये हमारा कार्ड है, और उनके प्रॉपर प्रेजेंट एब्सेंट लगती है, अकाउंटिंग होती है, और उनको मंथली बेसिस पे स्टाइफन भी मिलता है। तो एक ये एक एग्जाम्पल हो गया ना कि सरकार किस तरीके से हाँ, फंड मतलब कर आप रही, कह सकते जो हैं। मैं कह रहा था आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल, चलो बिल्कुल। वहां पे नहीं निकला है लेकिन यहाँ पे हाँ, निकल तो गया। सरकार उनको सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में, देर आर मोर देन 25 इंसर्जेंट ग्रुप्स, कुकी बेस इंसर्जेंट ग्रुप्स, उसमें भी एक केएनओ है और एक यूपीएफ है। उनको स्टाइफन मिलता है और उनके डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं, और ये कैंप्स मणिपुर की टेरिटरी के अंदर हैं। ये कुकी वाले हो गए। मैती वाले जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, हार्डली एनीबडी स्टेज इनसाइड इंडियन टेरिटरी, सब लोग म्यांमार में हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वहां पे म्यांमार में बेस्ड हैं ये माइती हाँ, वाले। इनका क्या है कि वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स का बहुत पुराने टाइम से है, दे हैव गुड कनेक्शंस विद लोकल मिलिट्री जुंता लीडर्स, और वो गुड कनेक्शन एट लोकल तभी हैं जब टॉप पे कोई ऐसे अच्छे कनेक्शन होंगे पहले से। बिल्कुल। तो अब कहा ये जाता है, जो नैरेटिव है, अब जो आप बात कर रहे थे कि म्यांमार का क्या रोल हो सकता है इसमें, जो ये म्यांमार में बेस्ड जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स, इट इज़ सेड एंड इट इज़ बिलीव्ड बाय पीपल, आई विल नॉट से कि है या नहीं है, इट इज़ बिलीव बाय पीपल कि ये सारे उठ के और वैली में वापस आ गए हैं टू फाइट फॉर द कोज ऑफ देयर पीपल, वैली बेस्ड पीपल। तो माइती के जितने भी टेररिस्ट या इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो म्यांमार बेस्ड रहते थे, वो सारे अब बोला जा रहा है वैली कि में वो अब वैली में आ गए टू बोला जा रहा है प्रोटेक्ट देयर पीपल गिवन द करंट थिंग, करंट सिनेरियो में। अब दूसरे कुकी बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, वो धीरे धीरे एज पर लेटेस्ट इनपुट विच आई गोट फ्रॉम द पीपल, कि वो जो एक्चुअली जो वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप जो जिन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन कर रखा है, वो पड़ गए अभी ढीले। अच्छा। और वहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है, वीवी करके, विलेज वॉलेंटियर्स करके। ये विलेज वॉलेंटियर्स छोटे छोटे लोकल जो लीडर्स थे, दे आर हेडेड बाय देम, जिसने आपको सेल्फ स्टाइल डेजिग्नेट कर दिया है। अब इनको चाहिए वेपन। वेपन तो अगेन आई विल से कि ये तो कहीं से भी आ जाएगा। वहाँ म्यांमार के अंदर पहले ही कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वहाँ वेपन्स की कमी नहीं है। जो ये एथनिक बेस्ड ग्रुप्स हैं, इन्होंने तो अपनी वेपन फैक्ट्रीज भी लगा रखी। अच्छा। बर्मा के अंदर ही। एंड आई विल से कि बर्मा या म्यांमार इज द रूट फॉर वेपन स्मगलिंग एंड नारकोटिक्स स्मगलिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे इन्होंने उनसे टाई अप किया किसी भी बेसिस पे, चाहे पैसे देके, चाहे अपनी एथनिसिटी एक्सप्रेस करते हुए कि वी बिलोंग टू सेम एथनिसिटी, और उनके पास वेपन आ गए। तो बोथ आर फिल्ड विद वेपन्स। अगर बर्मा में ये सिचुएशन नहीं होती, पोरस बॉर्डर के ऊपर हमारा कंट्रोल होता, और टू एंड फ्रॉम मूवमेंट है म्यांमार से इंडिया और इंडिया से म्यांमार में, ये कंट्रोल्ड होती, तो इट इज़ बिलीव्ड एंड आई ऑल्सो बिलीव इट कि ये जो एथनिक हमारे जो मणिपुर में जो इंसिडेंट्स हो रही हैं, ये थोड़ी कम हो जाती। इट इज़ माई बिलीव, क्योंकि ड्रग रूट इट इज़ फुल्ली ओपन, वेपन रूट, वेपन स्मगलिंग रूट इट इज़ फुल्ली ओपन, पीपल आर एबल टू गो इन टू म्यांमार एंड कम बैक ईजिली। तो इससे ज़्यादा तो और क्या सपोर्ट चाहिए लोगों को। तो मतलब कहीं ना कहीं एक तो आपने बताया कि भाई जैसे एक तो ये बॉर्डर की प्रॉब्लम है, पोरस बॉर्डर है,
लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको इंसर्जेंसी को या वॉर जो चल रही है उसको सरवाइव करने के लिए आपको चाहिए आर्म्स और आपको चाहिए पैसा। पैसा, और तो दोनों अवेलेबल है। दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन पैसे का एक रूट तो ये हो गया कि हफ्ता वसूली हो रही है, पर इससे इतनी बड़ी इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो दूसरा जो नैरेटिव जो हमको पता है, ये बताया जाता है कि भाई वहाँ पे ड्रग्स का पूरा नेक्सस है, नार्को टेररिज्म, राइट। तो और वो भी क्रॉस बॉर्डर की वजह से, पोरस बिल्कुल, बॉर्डर की वजह बिल्कुल। से बहुत आसान चीज़ है ट्रेड करना। तो ये बताइए कि वहाँ पे जो नार्को टेररिज्म है, क्योंकि आपने खुद भी ऑपरेशंस किए होंगे जब वहाँ पे थे बिल्कुल, आप, बिल्कुल। तो पूरा एक मतलब है क्या ये सिस्टम, क्योंकि इतना बड़ा नार्को टेरर वहाँ पे इतना कैसे सरवाइव कर रहा सर है, कैसे? वहाँ पे क्या है कि देर इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 कंट्रीज, दैट इज़ लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार। उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अब इसकी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो गोल्डन ट्रायंगल इज़ अ नोटोरियस एरिया जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, साइबर के जितने भी अपराध होते हैं सब कुछ वहाँ पे होता है। उसके अंदर अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं तो वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है जाओ वी। हम्म वो जाओ वी, उसकी पर्सनैलिटी खुद में ही कॉन्फ्लिक्टेड है कि ओरिजिन उसका चाइना है, वो रहा पहले बर्मा में, वहाँ उसने कसिनो चलाए। 2007-8 के आसपास उसने लाओस की गवर्नमेंट को, इट इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो ये भी बोलते हैं कि इट इज़ अ क्लोन स्टेट ऑफ चाइना, जहाँ से ड्रग बिजनेस होता है और ये होता है, और चाइना की इकोनॉमी जो ड्रग इकोनॉमी है वो यहाँ से चलती है। वहाँ पे इस बंदे को लाओस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 38 स्क्वायर माइल का, ऑलमोस्ट 60 स्क्वायर किलोमीटर का एक जगह दे रखी है, जिसमें इस बंदे ने बना रखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा। एंड देयर आर 100 ऑफ रिपोर्ट्स of different agencies, international agencies, study groups, research centers, कि that area of 60 kilometer is the hub for many things. वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स में ऐसे ऐसे हॉस्टल मिल जाएंगे जहाँ पे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होके और वहाँ पे उनको फिर साइबर क्राइम के लिए ट्रेन किया जाता है, साइबर स्लेव्स बना दिए जाते हैं। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी आपको अगर आप नेट पे अच्छे से रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे इट इज़ सेड कि दिस गाय इज़ द किंग पिन, और वहाँ ये गोल्डन ट्रायंगल से बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। अब दूसरी बात, और जो एक सरप्राइजिंग चीज़ भी है, कि चाइना एंड लाओस हैज़ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉज अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। बिल्कुल। एनीबडी हु इज़ सीन या फाउंड विद 50 ग्राम ऑफ एनी नार्कोटिक सब्सटेंस विल बी सेंटेंस टू डेथ। लेकिन उसी ये एक उनको इंटरनेशनल इमेज को, अपनी इमेज को बचाने के लिए इन कंट्रीज़ ने ये कर रखा है। लेकिन लाओस ने आज तक गोल्डन ट्रायंगल उनके देश में होने के बावजूद भी 1989 के बाद किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी है। तो इट इज़ अ जोक। वहाँ से ड्रग जाती है बर्मा में, क्योंकि ये लोग तो अपनी इमेज एकदम क्लीन रखना चाहते हैं कि किसको क्या करना है। बर्मा में अब अगेन, बर्मा हम कहने के लिए 1948 से और अब तक 2024 तक हमने 1-2 एपिसोड्स ऐसे देखे जहाँ पे आंग सान सूची लेड गवर्नमेंट पावर में आई, लेकिन वो पावर में कभी, आई विल Sustain से नहीं कि नेवर सस्टेन। और उसके बाद भी 1962 में नेशनलाइजेशन होने के बाद तो पूरी तरह से बर्मा आर्मी वहाँ पे कंट्रोल करती है। अब बर्मा आर्मी पूरी तरह से एक आर्मी है, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा, क्योंकि हर जगह तो उन्होंने एथनिक ग्रुप्स बैठे हैं, वहाँ के उस एरिया की इकोनॉमी को तो वो एथनिक ग्रुप्स ही कंट्रोल करते हैं। तो बर्मा आर्मी या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि स्टेट मिनिस्ट्री है, बर्मा की स्टेट मिनिस्ट्री है, उसको फंक्शन करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो दिस मनी कम्स फ्रॉम ड्रग। इसके अलावा भी बर्मा का जो शांत स्टेट है, वहाँ पे ओपियम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ना अगर ओपियम कल्टीवेशन की बात सुने तो हम ठीक है कि उसमें लैंड यूज़ होती है तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बट दिस एरिया हैज़ ग्रोन इनटू द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग में कुछ नहीं चाहिए, 2-3 कमरे चाहिए, आपने बैरल रखनी है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपकी सिंथेटिक ड्रग बन के तैयार हो जाती है। दिस होल ड्रग इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ सेड कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो कंजम्पशन है, 80% ऑफ द ड्रग कंजम्पशन इनटू ऑस्ट्रेलिया गोज फ्रॉम गोल्डन ट्रायंगल। तो वो ड्रग फिर इंडिया के थ्रू भी जाती है, और उसमें फिर आने के बाद इंडिया में जैसे ही एंटर करती है तो उसके अलग अलग रूट हैं, अलग अलग
टाइप ऑफ ड्रग कहाँ कहाँ कंज्यूम होगी उसके हिसाब से। अगर अच्छा, इतना मतलब इतना डिटेल में होता है कि जैसे टेलर्ड आप मेड। एकदम टेलर मेड स्टाइल से इंडिया में जैसे ही एंटर होगी, और वो एंटर तो इजीली हो जाएगी क्योंकि 50-60 साल पुरानी मशीनरी है। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल ऑयल्ड मशीनरी जो कि ड्रग पे काम करती है। किसको किससे कोऑर्डिनेट करना है, किस गाड़ी में किस मोड से ट्रांसपोर्ट होगी, वो इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड मशीनरी इन म्यांमार। जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है तो नाउ इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टाइप ऑफ ड्रग। इट इज़ अच्छा। कि टाइप ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस। अगर जैसे क्रिस्टल मिथ, अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ में सुनेंगे तो क्रिस्टल मिथ साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उन कुछ स्टेट्स में, आई विल नॉट नेम वन स्पेसिफिक एरिया, उन कुछ स्टेट में से, एंड इट गोज टुवर्ड श्रीलंका। अच्छा, क्रिस्टल मिथ बट वो यहाँ पे कम कंज्यूम होती है, वो यहाँ एक पे कम कम कंज्यूम होती है। मीडियम है भारत। हाँ, इंडिया इज ओरिजिन, क्योंकि उधर से जाने में उनको प्रॉब्लम होती है। हाँ। और यहाँ उनको वेल एस्टेब्लिश फिर से कि मशीनरी है, वहाँ अपना नया मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसमें लगेगा टाइम। तो जो क्रिस्टल मिथ, हाई प्योरिटी की क्रिस्टल मिथ होती है, वो इधर श्रीलंका और फिर दूसरे कंट्रीज में चली जाती है। जो ओपियम कल्टीवेशन होती है, वो जो हम गांजा भी बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज में, वो ज़्यादा दूर तक नहीं आती है। इट कम्स टिल दिल्ली बाय डिफरेंट वेज एंड मीन्स, और वो यहाँ कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि दिल्ली से ऊपर हम जाएंगे तो फिर जो गोल्डन क्रेसेंट है वहाँ वाली सप्लाई अफगान वाली सप्लाई पे फिर फर्क पड़ता है। हाँ। तो वो बिहार और इसमें ख़त्म हो जाती है वो वाली सप्लाई। अब एक बहुत फेमस टेबलेट होती है इसमें, WI, वर्ल्ड इज़ योर्स। इट इज़ मिक्स ऑफ मैथ प्लस कैफीन। तो वो टेबलेट ऐसी होती है कि वो आपको सोने नहीं देती है। अच्छा, और पर ऐसा क्यों लेगा कोई? नहीं, बहुत सारे लोग लेते हैं। अच्छा। बहुत सारे, और मेन तो अभी एडिक्शन हो गई। तो आर्यन सर, बिलीव यू मी, देर आर 30 करोड़ पीपल हु आर ड्रग एडिक्ट इन दिस वर्ल्ड। यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट इजीली। देर आर 30 करोड़ पीपल। तो ड्रग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस वजह से अब ये इंडिया में आती है, तो इंडिया में कैरी करने के लिए भी उनको बंदे चाहिए। तो कैरी करने वाले कहाँ से आएंगे? और मेनली अगर मैं कहूँ तो एज ऑन टुडे देर आर मेजरली थ्री प्लेसेस जहाँ से ये इंडिया में एंटर होती है। वन इज़ द मोरे ऑफ मणिपुर, अनदर प्लेस इन मणिपुर दैट इज़ कॉल्ड एज नामली। अच्छा। और नामली से अब ये मणिपुर में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होने के बाद ये डायरेक्टली क्या करते हैं कि नामली से और जंगल रूट से सीधा इसको नागालैंड में निकालते हैं। एंड दूसरा, थर्ड प्लेस इज़ इन मिज़ोरम, जिसको हम लोग जोराक्तर भी बोलते हैं। उस जगह से ये अंदर घुसते हैं और फिर वहाँ डिफरेंट जो सेट पैरामीटर्स या फिर सेट स्टाइल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो यूज़ होके तो ये आगे चली जाती है। और आप, जब हम ड्रग इकोनॉमी की बात कर रहे थे और ये कैसे फंड करती है, मैं आपको ये बताता हूँ कितनी बड़ी इकोनॉमी है ये। एक WI की टेबलेट, वर्ल्ड इज़ योर्स ऐसे बोल के एक टेबलेट आती है जो हम बात कर रहे थे, वो टेबलेट जब वहाँ मैन्युफैक्चर होती है। अब इसकी सिंथेटिक ड्रग की खास बात ये है कि अब ये सिंथेटिक ड्रग, गोल्डन ट्रायंगल तो बदनाम हो गया था, इसीलिए उसका ज़्यादा नाम लिया जाता है। कोई भी 2 कमरे बना के अपनी दुकान लगाए बैठा है। अच्छा। इट इज़ जस्ट कि उनकी ड्रग्स में प्योरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ड्रग तो ड्रग है, जिसको लेनी है अब वो जाने की कितनी प्योरिटी है कितनी नहीं है। जब ये बनती है और इंडियन बॉर्डर्स में स्मगल होके एंटर करती है, रेट ऑफ 1 टेबलेट इज़ नॉट मोर देन 15, 20, 25 रुपीज़। जो मैक्सिमम पीक ऑफ द प्योरिटी होगी वो 25-30 में आती है। जब ये बाकी मेनलैंड इंडिया में पहुंचती है तो 1 टेबलेट बिकम 700 to 1000 रुपीज़। और अगर किसी को कंटिजेंसी में चाहिए तो इट गोज़ टू 3000 and 5000 ऑल्सो। तो अब आप ये सोचो कि ये कितनी बड़ी इकोनॉमी है। मतलब 100 गुना प्रॉफिट। 100 गुना प्रॉफिट। अब आप ये सोचो कि हाउ शुड आई नॉट बिलीव कि ड्रग इज वन ऑफ द थिंग विच इज फंडिंग दिस ongoing conflicts. And anybody can be involved. I'll again not name some specific tribe या ethnicity group. जिसको पैसा चाहिए सस्टेन करने के लिए वो इन्वॉल्व होगा। अरे मतलब अगर एक हो रहा है इन्वॉल्व तो दूसरे को वैसे ही होना पड़ेगा। में क्या प्रॉब्लम है? चाहे वो करना ही पड़ेगा, उसको बचना है तो। बिल्कुल, कोई कितनी भी सफाई दे, एंड इट इज़ द इजीएस्ट अर्न मनी। एंड दीज थिंग्स अगेन आई विल रीइटरेट कि ऐसा नहीं है कि मैं तो नहीं नॉन स्टेट एक्टर हूँ तो मैं तो सिर्फ यही काम करता हूँ और मैं बाकी तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं वेपन्स में स्मगलिंग नहीं करता और मैं ड्रग्स में डील नहीं करता। दीज थिंग्स डू नॉट हैपन इन साइलोज। डू यू थिंक कि जो ये ड्रग का भी इस साइड जो इन्फ्लक्स है, एक तो इकोनॉमिक रीजंस है ऑफ कोर्स,
जो वहाँ से आ रहा है लाओस और बर्मा से, और जो आर्म्स का है, बट इसमें पैसा एक फैक्टर है, बट क्या जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है इन द सेंस कि चाइना का आपको कितना लगता है कि इन्वॉल्वमेंट है इन सब को पुश करने में इंडिया के थ्रू? कि एवरी कंट्री इज इन्वॉल्व्ड। हर कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर हर कंट्री को अपनी सेफ्टी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट में फंड पास नहीं होता है। बिल्कुल। अब उसको सस्टेन कैसे करेंगे आप? ये बात है। और ये सबसे इजीली अर्न मनी है। एक WY टैबलेट की जो हम बात कर रहे थे, 1 किलो की ब्रिक आती है एक, उसमें 10,000 टैबलेट होती हैं। अगर कोई उसको सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट कर देगा तो आप ये सोचिए कि कितना पैसा मिलेगा उसको। हम्म। ये बात है। रही बात दूसरे कंट्रीज़ की, तो डेफिनेटली US हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट एवरीवेयर, एंड व्हाई शुड आई नॉट बिलीव इट? दे तो हैव जो ये हम खबर सुन रहे हैं कि IDF के भी लोग वहाँ पे देखे गए हैं मणिपुर में, US के कुछ एजेंट्स हैं वहाँ पे देखे गए हैं, या उनके सिटीजन्स जो प्रूव नहीं हो पाए हैं, और चाइना के तो इन्वॉल्वमेंट है ही। डेफिनेटली अगेन आई विल से कि मेरे को कुछ तो ऐसा लॉजिक बताओ कि मैं ये सब बिलीव ना करूं। आप मतलब डायरेक्टली सीधी एडमिट नहीं कर सीधी रहे। सीधी बात ये है हाँ। कि मेरे को कुछ तो कन्विंस करने के लिए कुछ तो दो कि मैं ये चीज़ बिलीव ना करूं। और जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पे डेफिनेटली जो अपनी कम्युनिटीज़ है वहाँ पे जूइश पीपल रहते हैं। अच्छा। आप मीडिया की रिपोर्ट्स देखिए, एवरी ईयर जूइश पीपल आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू इसराइल, हम्म। और उनकी स्पेशल फ्लाइट बन के जाती हैं। आप कहीं पे भी न्यूज़ में सर्च करिए तो वो जूइश पीपल नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से भी आते हैं। तो और बहुत सारी, जैसे आपने बोला कि वीडियोस बहुत सारी सरफेस हुई हैं कि विद वेपन्स। विद वेपन्स एंड कुकी पीपल आर ऑल्सो सर्विंग इन इजराइल डिफेंस फोर्सेस। यू मस्ट हैव सीन दिस ऑल्सो। या तो अगेन वाई शुड आई नॉट बिलीव? पहली बात तो ये बात है। दूसरी बात कि डेफिनेटली एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। कुछ लोग अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, कुछ लार्जर पर्सपेक्टिव को अटेन करने के लिए करते हैं कि मुझे ये करने से ये मिल जाएगा। तो चाइना का बताइए थोड़ा कि क्या सीन है उनका म्यांमार सर में। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि चाइना डायरेक्टली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ड्रग्स में ना वेपन में। लेकिन एक इससे पहले जो मैंने नाम लिया था जाओ वी, इससे पहले एक और भी ड्रग लॉर्ड हुआ करता खुनसा, वो कि 2007-8 में मरा है। और उसके बाद ये जाओ वी एकदम से उठा है, और उसके बाद लाओस में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये सब गतिविधि होती हैं। दैट गाय वाज अगेन, हिज फादर वाज चाइनीज नेशनल, और वो शान स्टेट में रहता था। एक ट्राइब है वहाँ की वाह, और वाह WA, उनकी एक खुद की आर्मी भी है UWSA, यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी। अब दूसरी समझने की बात यह है कि एक कम्युनिटी एक एरिया में डेफिनेटली डोमिनेट कर सकती है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेरे को ये बिलीव नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो कि चाइनीज ओरिजिन की है, म्यांमार में रहती है, एंड दे आर dominating two locations which are strategically very important. One is creating a buffer zone between Myanmar and China, यूनान प्रोविंस है उसके बीच में UWSA, एंड सेकेंड वन इज डोमिनेटिंग म्यांमार एंड थाईलैंड का बॉर्डर, जहाँ से मैक्सिमम ऑफ द ड्रग ट्रेड होता है। तो मैं कैसे ये ना मानूं? ठीक है सर। उसके बाद जब म्यांमार के अंदर जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुई, आई वुड से कि मिलिट्री कू हुआ 2021 आई थिंक फरवरी 2021 में, उसके बाद से तो वहाँ पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती थी कि चाइनीज़ फोर्सेस आर सपोर्टिंग द म्यांमार जुंता टू फाइट लोकल पीपल, ये है। लेकिन उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स, ये जब उसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया गया तो देवर पीपल फ्रॉम वा स्टेट आर्मीज, या फिर उस स्पेसिफिक एरिया के लोग थे जो कि वहाँ पे म्यांमार जुंता को सपोर्ट कर रहे थे, या फिर उस एरिया के रिक्रूट्स थे, जो भी विल नॉट गो इनटू डिटेल, कि उस एरिया के रिक्रूटेड लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इंडियन साइड में, मणिपुर में एक इंडियन साइड में एक टाउन है जिसका नाम है मोरे, उसके ऑपोजिट में टाउनशिप है, उसका नाम है तमू टाउनशिप। वो तमू टाउनशिप वहाँ के उस एरिया को, संगायन रीजन के एरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउनशिप है, क्योंकि वो एक बॉर्डर की हो गई, और वहाँ पे
एक उनकी आर्मी की मिलिट्री जुनता की एक बटालियन भी है और बहुत सारे वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं और वो एक्टिविटीज़ चाहे इलीगल हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, कुछ भी हो। उस टाउनशिप में कोविड से पहले 80% ऑफ द बिजनेस वाज डोमिनेटेड बाय चाइनीज पीपल। हम्म मेरे बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर चाइना इज डोमिनेटिंग देयर रेस्टोरेंट बिजनेस, चाइना इज डोमिनेटिंग देयर कसिनो, होटल बिजनेस, सब कुछ वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो मैं ये कैसे ना मानूं कि दे आर इक्वली इंटरेस्टेड दिस साइड। नहीं नहीं, वो तो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो सर्वेलेंस का अड्डा है उनका। एवरीथिंग डेफिनेटली। अगर वो इतनी क्लोज डोमिनेट कर रहे हैं हर चीज़ में, मोस्ट ऑफ देम वुड बी एजेंट्स। इट इज़ हाईली पॉसिबल। और चाइनीज़ तो काम ही वो करते हैं। इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा आई वुड से ऑस्ट्रेलिया का, यूएस के, यूनिवर्सिटीज़ को हैक कर दिया है इन्होंने तो। यूएस में ये लोग मतलब एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं जहाँ पे इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके आसपास। बिल्कुल वही बात है कि मैं एज एन इंडियन सिटीजन एंड एन अवेयर यूथ, व्हाई शुड आई नॉट बिलीव कि चाइना इज नॉट इन्वॉल्व। हम्म बात वहाँ पे आके अच्छा, अटक जाती है। ये बताइए कि जैसे मतलब आपने एक तो रूट बताया ड्रग ट्रेड जो है, वो ये है कि भाई वहाँ से जो ड्रग्स आ रही है और इंडिया के थ्रू पास हो रही है, जो यहाँ पे मणिपुर में जो बहुत फर्टाइल है ना इस चीज़ के लिए, तो कि इतने एकड़्स लैंड में इस चीज़ की खेती हो रही है, राइट, ड्रग्स की, ओपियम वगैरह। और ये बहुत बार न्यूज़ में भी हमने देखा कि इतने हजार, जो इतने सैकड़ एकड़ जो हैं वो जला दिए, है ना, या उसको नष्ट कर दिया सरकार ने, और इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया, या इस बिल्कुल तरीके की बिल्कुल बात है। सर। तो यहाँ पे भी बहुत हो रहा है ड्रग, तो वो उसका क्या इकोनॉमी है, मतलब वो उसमें कौन इन्वॉल्व है? एकदम फार फ्लंग जहाँ पे नॉर्मल आदमी ना जा सके, ऐसे हिली रीजन में हु इज इन्वॉल्व दैट इज डिफरेंट मैटर। वट कास्ट क्रीड कम्युनिटी ही और शी इज, वो एकदम डिफरेंट हिली मैटर है। एरिया बता दिया आपने, तो उतना ही हिली काफी है। एरियाज में अब भी ओपियम कल्टीवेशन होती है हम्म और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, उन्होंने ऐसा बहुत किया है। लेकिन जब से सिंथेटिक ड्रग्स बनी हैं तो वी शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टिंग आवर थॉट प्रोसेस कि ये सब सिर्फ हिली एरिया में ही होता है। हिली एरियाज में खेत चाहिए, उसमें ओपियम लगा दी और गांजा उग गया आपका। वो इतना इजी है कि आज नोएडा में भी फ्लैट में उगा लेते हैं लोग, जो न्यूज़ में आया न्यूज था। में आया है। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक इंडस्ट्री बनने के बाद ये कहीं पे भी प्रिवेल हो सकती है, चाहे वो हिली रीजन हो चाहे वैली रीजन हो। जहाँ 2 कमरे किसी को मिल गए, रॉ मटेरियल मिल गया, वो वहाँ से बना देता है। तो वी शुड बी श्योर, आई थिंक, इन सेइंग कि आज दिस ड्रग इकोनॉमी इज नॉट ओनली सब्जेक्टिव एंड लिमिटेड टू कि ओपियम कल्टीवेशन वहाँ हो रही है। कोई भी कहीं पे भी इन्वॉल्व है, जिसको मौका मिल रहा है, जिसके पैसे बन रहे हैं, वो बना रहा है इससे। तो पैसा मोटा कहाँ बन रहा है, जो ये मतलब इंटरनली जो ग्रोन है ड्रग्स, या जो सब ट्रांसपोर्ट इंडिया हो में रहा है? तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अगर पकड़े जाएंगे तो डिस्ट्रॉय भी कर दी जाएगी, जला भी दी जाएगी। हम्म, तो जो मेजर चंक है वो तो बाहर से ही बाहर से आ रहा है। इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। हाँ, हम्म, जो लोकल अपनी डे टू डे लोगों की दिनचर्या की ज़रूरतें हैं, वो कुछ हद तक एट अ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड स्मॉल स्केल इट इज़ टेकन केयर एट विद इन स्टेट ऑल्सो। हाँ, तो मतलब जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि अगर इतना लुक्रेटिव ये एरिया है, बिल्कुल। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान एक प्लेग्राउंड बन गया वर्ल्ड पावर्स का, तो ये एरिया भी बनेगा, क्योंकि अभी सर डर ये यही सिर्फ है। ड्रग्स की वजह से नहीं, मतलब आप जियोपॉलिटिकल अगर पोजीशन देखो, आज बांग्लादेश में हम कह रहे हैं कि यूएस का इंटरफेरेंस रहा है, तो उसका भी एक कारण है कि वो चाइना और यूएस की जो रिवलरी है उसका बीच में भी वो है, प्ले आउट कर रहा है वो चीज़ें। वही है कि सर, एज मैं फिर वही बात कहूँगा कि एज अ एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाई शुड आई नॉट बिलीव दिस। जब शेख हसीना बिंग हेड ऑफ अ स्टेट, और उन्होंने भी बोला कि सम बिल्कुल। एक्सटर्नल फोर्सेस आर ट्राइंग टू इंटरवीन, म्यांमार में सडनली ये हो जाना, या फिर म्यांमार में चलो इंडिपेंडेंटली हो गया उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन मौका तो बनाया किसी के लिए हम्म खेलने के लिए। हम्म अब बांग्लादेश में सडनली तख्ता पलट हो जाना, मणिपुर मणिपुर में ये सब चीज़ें चल रही। एकदम शुरू हो जाना, श्रीलंका एकदम से फिर से चाइना की डोमिनेंस वहाँ हो जाना, तो ये हो क्या रहा है, सडनली क्या हो रहा है ये। और फिर लोग बोल रहे हैं दे, अब हर चीज़ का जियोपॉलिटिक्स इज सच ए गेम कि डिस्पाइट हैविंग यू फुटप्रिंट ऑफ दोज थिंग्स, यू कैन नॉट 100% से कि ये ऐसा हो रहा है। हम्म तो वो वाली बात है। बट यस, मैं तो कन्विंस हूँ कि हाँ, बाहर से कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। एंड
somebody is trying to challenge the integrity and sovereignty of our state. आप कन्विंस्ड हो, मतलब फिर तो हमको भी कन्विंस होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने नहीं तो सर, मैं ग्राउंड तो पे चीजें देखी हैं। नहीं, अगेन मैं चलो आप ग्राउंड की बात नहीं खैर वो देखिए, आप नहीं बता सकते सारी चीजें, हम भी पर समझते हैं, आप बट जियो स्टिल पॉलिटिकल सिनेरियो हाँ, देखिए सर। ठीक है। सडनली बांग्लादेश में ये चेंज हो रहा है, यहाँ मणिपुर में कुछ इंसिडेंट हो रही है। चलो किसी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, उसका एजेंडा नहीं था, लेकिन अभी तो उनको प्लेग्राउंड अच्छा बना मिल रहा है कि एक लाइन से एक जगह टर्मोइल है, बांग्लादेश में भी, मणिपुर में भी और बर्मा में भी। तो लेट्स डू समथिंग, लेट्स बिल्कुल। क्रिएट अ नैरेटिव which will help those people, those actors in future in any of the form, चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश करें। अच्छा, ये अभी मणिपुर में हमने देखा कि जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, मतलब जम्मू कश्मीर में भी था और बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल एरियाज में था, वो आफ्सपा का था, यस राइट, सर। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। हमने ऐसे देखा था क्या, जो कई डिस्ट्रिक्ट्स थी जहाँ से हट चुका था आफ्सपा, उसको दोबारा से लाया गया, और ये बहुत डिमांड चल रही थी कि आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस जो हैं, वो फंक्शन नहीं कर पा रही हैं विदाउट आफ्सपा। तो मैं चाहूँगा, आप जो बहुत आम लोग हैं जिनको नहीं पता है कि आफ्सपा का एक्चुअल में मतलब क्या है, कि वो आपको क्या पावर देता है, आप एज अ मेजर आपने सर्व किया है, तो आपके पास ऐसी क्या पावर आ जाती है आफ्सपा से, या क्या प्रोटेक्शन आ जाता है जो आपको ज़रूरी है, या आपको ज़रूरी है फंक्शन करने के लिए वहाँ पे एक ऐसे एरिया में, मणिपुर जैसे एरिया में। सर देखिए, मैं इस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ फोर्स। जैसे आर्मी कहीं पे ऑपरेट कर रही है, उसका मैंडेट नहीं है लॉ एनफोर्समेंट करना। हम्म आर्म फोर्सेस आर मेड फॉर कन्वेंशनल फाइट। लेकिन बहुत सारी जब आर्म फोर्सेस की ज़रूरत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैंडेटेड तो नहीं है, तो उसको किसी तरह से मैंडेट दिया जाएगा। मोटी मोटी भाषा में, मैं आई विल नॉट गो इनटू द एग्जैक्ट नुआंसेस ऑफ दोज प्लेसेस। हम्म तो अब मैं एक मेजर साहब कंपनी कमांडर हूँ, और ऐसे इलाके में हूँ जहाँ मुझे सब पता है कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, या फिर इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे वहाँ तो मेरे पास तो आई एम पार्ट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, तो मेरे पास तो वो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट की चीज़ है नहीं, मेरे सर्च पास एंड सीजर वाली। तो वो मेरे पास तो है नहीं। तो मेरे को सम थिंग्स आर एक्सटेंडेड टू मी, कि आप इस एरिया में रह रहे हैं, अगर आपको किसी पे शक सवाल होता है तो आप उसको डिटेन करके सवाल पूछ सकते हैं। हम्म आपको किसी घर में कुछ ऐसी इंसिडेंट लगती है कि यहाँ पे कोई ऐसी हलचल हो रही है विच में मैनिफेस्ट इनटू एन इंसर्जेंट अटैक और अ टेररिस्ट अटैक, तो मैं वहाँ उन लोगों को डिटेन करके प्रिवेंटिव पूछताछ कर सकता डिटेंशन की हूँ। पावर है, पावर है वो। बट वो क्या 12-24 घंटे के लिए ही होती है? सर मैं ये कहूँगा कि अटैक तो ऐसा तो है नहीं कि दिन में ही होगा और नहीं नहीं, रात को जैसे नहीं होगा। आपने डिटेन कर लिया किसी को, तो वो 24 घंटे, 12-24। वो हर जगह रूल होता है कि हाँ। 24 आवर्स से ज़्यादा आप किसी को डिटेन कर नहीं सकते। यू हैव टू गिव देम इनटू पुलिस कस्टडी। तो बेसिकली वो मजिस्ट्रियल पावर एक तरीके से है। हाँ, इन सम फॉर्म, हाँ। लेमैन टर्म में, एकदम लेमैन टर्म में। आई एम नॉट गोइंग इनटू द एग्जैक्ट नुआंसेस ऑफ आसफा। हम्म अब उसके दिक्कत उसकी ये होती है कि कहीं कहीं पे जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बन जाता है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल कि आई एम सस्पेक्टिंग समबडी दैट ही इज़ डूइंग दिस। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे डे टू डे राइट्स हैं, जो मैं इतनी रिमोट एरियाज में रह रहा हूँ, आई हैव सम स्पेशल प्रिविलेजेस फ्रॉम बी पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और एनीथिंग, तो दिस आर टेकन ऑफ। कि हाउ कैन समबडी वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड सडनली स्टॉप मी और मेरे से सवाल पूछ रहा है। तो वो लोगों को इसीलिए वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाती हैं कि मेरे घर में सुबह 7 बजे कोई आके कैसे घुस सकता है और सडनली मेरे को कैसे सर्च कर सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ये, एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। अब इसको कहीं कहीं पे कोई गलती हो भी सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आर्म फोर्सेस से कोई गलती ना हुई हो, आई विल नॉट 100% एडवोकेट फॉर दैट थिंग। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि चलो फिर अगर इसको मिसयूज़, जो कि 99.9 केसेस में नहीं होता है, इंटेंशनली भी तो डेफिनेटली नहीं होता होगा। आर्म फोर्सेस का जो हमारा इथोस हैं, कोर मिलिट्री वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से जब हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन फिर जो अगेन नॉन स्टेट एक्टर्स या लोकल फोर्सेस हैं, दे क्रिएट ए नैरेटिव कि नहीं हमारे तो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, या फिर समबडी, लेडीज़ के मेनली केसेस में कि ऐसा हो गया है, गलत छुआ है, ये हुआ है, समबडी इज़ हैरेस्ड।
तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं आर्म फोर्सेस में। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज द एब्सोल्युटली लेमैन कि भाई मेरे को उस एरिया में ऑपरेट करने के लिए आपने मेरे को थोड़े से राइट्स दे दिए कि हाँ भाई आपको किसी पे शक है तो आप उसको रोक के उसको तो ये जो डिटेन बीच में हटाया गया था और वापस लाना पड़ा, तो इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि अगर आपने आर्मी भेजी दी है वहाँ पे डील करने के लिए नहीं, तो ऐसा solve नहीं the- है सर। बहुत सारी जगहों से आर्मी को विड्रॉ भी किया गया है। मणिपुर में ही जो अगेन आई विल से कि आर्मी इज मेड फॉर कन्वेंशनल रोल, अदरवाइज आर्मी इज मेड फॉर एवरीथिंग। जहाँ पे भी देश को ज़रूरत होगी आर्मी इज अवेलेबल देयर। तो वहाँ पे बहुत सारी एरियाज से जहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडक्ट करके और वहाँ से हटाया भी गया है। मणिपुर में भी हुआ है ये, और नॉर्थ JNK में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ की। अच्छा, ड्रग्स की हम जब बात कर रहे थे तो आपने भी कुछ ऑपरेशंस किए हैं जहाँ पे जो आपने ड्रग्स सीज किया है, या वो भी बताइए थोड़ा। एक ऑपरेशन है सर, वहाँ मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो सक्सेसफुल ऑपरेशन है, लेकिन मैं इसलिए बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन आती हैं। जो हम आसफा की बात कर रहे थे उसमें वो भी चीज़ कवर होगी, उसमें ये भी कवर होगा कि हाउ सिनर्जी इज मेंटेन्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑकवर्ड सिचुएशंस एकदम से सडनली आपके सामने क्या आ सकती हैं, टीम वर्क क्या होता है। और जैसे हम लोग बोलते रहते हैं कि फ़ौज में तो महिलाएं आ गई, ये हो गई, तो उनका रोल क्या है। तो एक ऐसा मैं क्लासिकल सा आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ जिसमें ये सब काम हुए। तो ये सर आई थिंक डेट इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट वाज 7 दिसंबर 2021, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट, आई मे बी रॉन्ग डेट के हिसाब से। तो उस दिन एक जॉइंट एक ऑपरेशन हुआ और 2 घर थे, उनमें हमें एक साथ रेड करना था। वी गोट इंटेलिजेंस थ्रू आवर ओन सोर्सेज कि इन 2 घरों में ड्रग्स का प्रॉपर वेयर हाउस स्टोरेज बना रखी है। तो वन ऑफ द सस्पेक्टेड लोकेशन वाज लेड बाय अनदर ऑपरेशन ऑफिसर जो मेरे साथ में ही थे, मेरे से सीनियर थे, और दूसरी जगह पे मैं गया। अब मैं अपनी वाली बताता हूँ। तो वो सुबह लगभग 6:30-7 बजे का टाइम था। हमने अपनी प्लानिंग करके हम लोग ऐसे ऑपरेशंस में कोशिश करते हैं कि क्विक वी शुड मूव इन एंड क्विकली वी शुड मूव आउट, क्योंकि ना फिर वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये सब की ड्रग अगेन इट इज़ अ लुक्रेटिव थिंग। किसी की 100 किलो चली गई तो उसको तो कई हज़ार करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, उसकी पुश्तें वहीं मर जाएंगी, बिल्कुल। है ना। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो वी स्पॉटेड ऑन दैट सस्पेक्टेड हाउस, वी कॉर्डन इट, और कॉर्डन करके और मैं अपनी QRT लेके अंदर गया। तो वो मैं अपनी अंदर लेके गया। तो ऐसे जब हम ऑपरेशन करते हैं विच रिक्वायर डेफिनेटली अ राइफल वीमेन, और असम राइफल में राइफल वीमेन भी हैं। तो अब मैं, अच्छा। हाँ, तो उनका मैं देखो योगदान कितना अच्छा रहता है। और मैं आई मेड अ पॉइंट कि मैं अपनी QRT में एक राइफल वीमेन या 1 या 2 राइफल वीमेन हमेशा रखता था, एंड दे वर फेबलेस। मैं अगर वो कोई बोलता है ना कि हाउ वीमेन आर इफेक्टिव इन आर्म फोर्सेस, शी वॉज टू गुड। आप समझ रहे हैं, शी वॉज एज क्विक, एज फास्ट, एज कम्पिटेंट एज जो बाकी के QRT में लोग थे उतने ही। और उसके अलावा हमारे पास एक लोकल पुलिस स्टेशन से हमने एक विमेन कांस्टेबल और ली थी, क्योंकि ऐसों में जब भी ऐसे ऑपरेशन करते हैं तो वी मेक इट अ पॉइंट कि दिस आर कोलेबरेटिव एफर्ट ऑफ लोकल पुलिस एंड आर्म फोर्सेस। जैसे JNK में भी आप बहुत सारे ऑपरेशंस बिल्कुल में बिल्कुल। अब पैरामिलिट्री, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ हाँ, गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, और ताकि सिनर्जी बोन होमी और इंटीग्रेटेड एफर्ट हो। तो ऐसे घर में जब हमने एंटर किया तो क्विकली वी सर्च ग्राउंड फ्लोर पे हमें कुछ नहीं मिला। हम गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसमें एक L शेप का रूम था। L शेप के रूम में 2 दरवाजे अलग से। एक में जब हमने थोड़ा सा स्नीक किया उसके अंदर, तो मुझे नज़र आया कि कोई लेडी है जो सो रही है। तो मैंने जो हमारी राइफल वीमेन थी और जो महिला कांस्टेबल थी उनको बोला कि एक बार आप देखिए कि कोई लेडी है क्या अंदर। तो उन्होंने बोला कि हाँ साहब, अंदर तो लेडी है। और मेरे साथ मेरा एक जो मेरा बडी था, रण सिंह उसका नाम था। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर आप इसको उठाओ जल्दी से, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन मेकिंग अ फोर्सफुल एंट्री की सडनली हफड़ा तफड़ी, बिकॉज इट इज़ मैटर ऑफ लेडी की प्राइवेसी का है। तो फिर उन्होंने नॉक किया उसके ऊपर, तो उस लेडी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दोबारा नॉक किया, तब तक उसको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, वो बेचारी नींद में ही थी। तीसरी बार नॉक किया तो फिर उसको सस्पेक्ट हुआ कि कुछ ना कुछ तो है। तब तक नीचे से घर वालों ने भी, जो नीचे बुजुर्ग रह रहे थे, और उन्होंने भी हल्ला शुरू कर दिया। दूसरे लोग हैं आसपास के, वो भी छतों पे चढ़ गए कि इस घर में फौज घुसी है तो कुछ ना कुछ होगा। नाउ दिस लेडी
एनालाइज्ड कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो बिलीव यू मी, शी वोक अप फ्रॉम दैट बेड और उसने इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑन क्लॉथ, शी स्टार्टेड टेकिंग ऑफ क्लॉथ्स। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आर्म फोर्सेस को किसी ना किसी तरह से डिले किया जाए। तो हम थोड़ा सा और सस्पिशियस हो गए कि कुछ ना कुछ तो है। मैंने राइफल वुमेन को बोला कि आप इसको, जो इस स्टेट में है तो डेफिनेटली वी मेंटेन, आर्म फोर्सेस मेंटेन ऐसी एथिक्स तो हैं हमारी। मैंने बोला कि आप राइफल वुमेन और महिला कांस्टेबल आप इसको टेक केयर करिए। तो उन्होंने उसको ओवर पावर करके और उसको कपड़े वपड़े वो कराए। तब तक हम और सस्पिशियस हो गए। तो जो दूसरे वाला दरवाज़ा था उसमें से मेरे बड़ी ने थोड़ा स्नीक किया, तो उसने बोला कि साहब इसमें एक बंदा है अंदर। हम्म, तब तक हमें भी शक हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो, शक तो था ही, थोड़ा एश्योरेंस हो गई कि कुछ ना कुछ तो है इस घर में। जब हमने दूसरी बार देखा उसने स्नीक करके, तो उसको लगा कि ये बंदा अब साइड में हल्ला गुल्ला होना शुरू हो गया था। वो लेडी भी चिल्लाने लग गई थी। तो ये बंदा सो रहा था, ये उठ के और उसने उधर से भागने की कोशिश की। मैंने और मेरे बड़ी ने धक्का मारा, दरवाजे पे नहीं टूटा। दूसरी बार मारा, तीसरी बार में टूटा। एंड वी कुड एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ हिम। जो बंदा वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको फर्स्ट फ्लोर से जंप मार के, पहले वो भाग के दूसरे घर में कूद रहा था, मेरा बड़ी कूदा, उसके ऊपर से मैं कूदा। और हमें फिर वो थोड़ी बहुत माइनर सी चोट भी लगी, क्योंकि व्हेन वी गो फॉर ऑपरेशंस तो हमारे पास वेपन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, मैगजीन्स डली हुई हैं, पाउच लगा हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, पटका है, जो भी है। तो हम लोग तो थोड़ा हैविली आर्म्ड होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो वी लिटरली जम्प्ड और हमने उस बंदे को पकड़ा। फिर जिस रूम से वो बंदा निकला था, सर बिलीव यू मी, वी कोट ड्रग्स फ्रॉम दैट हाउस वर्थ 170 करोड़। 170 करोड़ 170 करोड़ से एक छोटे से घर से। बहुत और गाली उन्होंने दी होगी उसने। अब सर जो गए वो गए। तो उसमें फिर हमने बाद में और भी जो दूसरी जगह पे ऑपरेशन चल रहा था, दैट वाज आल्सो ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। वहाँ पे उनको ड्रग्स भी मिली, वेपन भी मिला, और इसके अलावा जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेल्स होते हैं, मेट, वो भी मिले। तो वहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि बॉक्सेस भर के, ट्रंक भर के जेम्स एंड ज्वेल्स के मिले हमें। तो मैंने तो देखे भी नहीं थे कि ऐसे रूबी स्टोन, आधे आधे किलो के अनफिनिश्ड अनपॉलिश रूबी स्टोन निकल रहे हैं वहाँ से। ऐसी ऐसी सिचुएशंस। तो वहाँ तो पे कई करोड़ों का, कई मतलब करोड़ों का था सर 1000 वो। करोड़। मतलब 1000 करोड़ पता नहीं, हमें तो इवेल्युएशन और कैलकुलेशन आती नहीं थी हाँ। कि ये कितनी प्योरिटी है, क्या है, वो है। तो सडनली फिर द कंसर्न एजेंसीज वर कॉन्टेक्टेड, और फिर जो उसका डिस्पोजल होना चाहिए था वो क्या हमने किया। करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, क्या करते हैं? ये मेरा काफी सवाल है, क्योंकि रख रख के फोटो तो खींचता है, उसके बाद क्या होता है सर हमको वो पता फिर नहीं चलता। क्या होता है कि आर्म फोर्सेस चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, वो चाहे उग्रवादी मरे, चाहे आप ड्रग्स पकड़ें, कुछ भी हो, वो उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट जब ख़त्म हो जाती है जब हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, चाहे हथियार पकड़ा हो, चाहे बंदा मर गया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, उसके रिपोर्ट या फिर हमने सीजर किया हो, वो उसमें जमा हो जाती है। जमा होने के बाद एंड देन पुलिस टेक द कोग्निजेंस एंड जो भी एज पर लॉ जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो लेती है। जैसे कि अब मान लो आपने वो पकड़ के उनको सौंप दिया, जी 1500-2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स उनको दे दी पुलिस वालों को, ठीक है। अब वो मान लो कि बेचने लग जाए, या एक पुड़िया निकाल ली, 2 पुड़िया निकाल ली, एक ईंट निकाल ली, तो मतलब वो भी तो 50 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ कुछ की तो होगी सर ना वैल्यू। जो हो सकता है वो बेचने लग जाए मार्केट में। मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर जो मणिपुर का जो मैकेनिज्म है जो मुझे पता है वो ये है कि जब भी ऐसा होता है तो देर इज़ अ सेंट्रल लोकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर रखी है कि अगर कोई भी ऐसी नार्कोटिक सब्सटेंस या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऐसा सीज होता है या फिर पकड़ा जाता है, तो वो सेंट्रल लोकेशन में लाया जाएगा। प्रॉपर गोडाउन या फिर फैसिलिटी मैंने खुद नहीं देखी है, वहाँ पे कलेक्ट होती है, फिर सेंट्रली उसका ऑडिट होके प्रॉपर उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बन के और फिर वो डिस्ट्रॉय की जाती है बाय बर्निंग। अच्छा सर, हमने ये भी सुना है कि जो मणिपुर में कई सारे ऐसे एरियाज हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है कि कितना ख़राब है, कि वहाँ पे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है जी वो जा ही नहीं पाता है। जो कि नक्सल एरियाज में भी बहुत समय तक, एक समय ऐसा था कि वहाँ पे ऑटोनॉमस एक तरीके से राज था, जो वहाँ के जी ग्रुप्स थे। जी स्टेट की पावर पहुँच ही नहीं पाती थी। नो डेवलपमेंट तो आप छोड़ ही दो, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया तो पुलिस भी नहीं जा पाती। तो क्या मणिपुर में भी वो प्रॉब्लम है?
पूरे मणिपुर में ये प्रॉब्लम है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन एरियाज जो कि फार फ्लंग एरियाज हैं। वहाँ पे किसी भी कारणवश कि अगेन आई विल से नोट से कि इस कम्युनिटी या वो ट्राइब ये वो सब कोई फार फ्लंग एरिया है, जो अब कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है वो रोड के ऊपर तो होगी नहीं। हम्म। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हो, फॉर एग्जांपल वेपन का हो, या फिर कोई अनऑफिशियली कोई अपने कार्डर्स को ट्रेन कर रहा हो, या फिर ओपीएम कल्टीवेशन चल रही हो, तो वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं या फिर फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेडीज़ के फॉर्म में कोई फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, या सिविल सोसाइटीज़ के फेस में होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उस स्पेसिफिक एरिया में जाने से रजिस्ट करते हैं कि आप उधर मत जाओ। हम्म। तो आप कह सकते हैं कि और अगर एकदम रिमोट आप एरियाज़ में जाएंगे तो यू विल हैव अ क्लियर डिमार्केशन कि इससे आगे तो पुलिस पिछले 15 साल से नहीं गई है। अच्छा। आप कि इट लीड्स टू दोज एरियाज, और इससे आगे जाते हैं तो फिर वो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, या शहर वाले, गली वाले इकट्ठे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि आप यहाँ से आगे नहीं। तो इट इज़ हाईली सस्पेक्टेड कि अगर ऐसी सिचुएशन है विच ऑन ग्राउंड है भी, कि इससे आगे पुलिस नहीं जाती है। उसमें बहुत सारे और भी रीज़न हैं, जैसे कि इंसर्जेंट ग्रुप्स ने अपने अपने एरियाज़ बना रखे हैं। कोई गांव वाले बोलते हैं कि नहीं, आई एम सपोर्टिंग दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स या फिर दिस काइंड ऑफ पीपल, तो यू आर नॉट वेलकम इन माई विलेज। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अच्छा। इसमें कोई शक सवाल नहीं है। जो आपने सारी चीज़ें बताई कि ड्रग का ट्रेड है और ये सब जो पोरस बॉर्डर की वजह से फैसिलिटेट हो रहा है, तो आपने, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड पर्सपेक्टिव है, तो क्या हम ये बंद नहीं कर सकते? कितना मुश्किल है? क्या टेरेन का इशू है? जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं कि टेरेन ही ऐसी है कि आप हर जगह तो बंदा खड़ा नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की वजह से या मतलब पर्सनल की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि क्या आपका एक सिनेरियो दिखता है कि पोरस बॉर्डर को हम बंद कर सकें? सर इसमें ना दो चीज़ें हैं। वन इज़ द जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स जो कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से रोकते हैं। दूसरा इज़ द पॉलिटिकल विल। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मद्देनज़र एक एफएमआर साइन हुआ था। एक एक्ट है, ये म्यांमार और इंडिया के बीच में साइन हुआ था, फ्री मूव रिजीम 2018 में, जो कि अभी 6 साल के लिए था, और 2024 में अभी वो कंप्लीट भी हो गया है। उसमें ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया था कि बर्मा और इंडिया के दोनों 16 किलोमीटर के दायरे में, बॉर्डर से 16 किलोमीटर बर्मा की तरफ और इंडिया की तरफ जो लोग भी रहते हैं वो टू एंड फ्रो कर सकते हैं, एंड दे कैन स्टे ओवरनाइट ऑल्सो। और उसमें बॉर्डर पासेस बनने थे कि आप अपना बॉर्डर पास जो वहाँ पे डिप्लॉयड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ उनको दिखाइए, और फिर आप वहाँ पे क्रॉस कर जाइए। लेकिन ये इट वॉज टू माई सरप्राइजिंग ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि बर्मीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बॉर्डर पासेस बना दिए और इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन इंडियन साइड ने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से वो बॉर्डर पास आज तक बने ही नहीं है। वहाँ पे अभी भी आधार कार्ड चलता है। और लेटली पिछले आई थिंक 1-1.5 महीने में जो अपडेट हुई है, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 2 बार इस पर स्टेटमेंट दी है कि हम एक तो हम बॉर्डर फेंस बनाएंगे, और दूसरा एफएमआर को स्क्रैप करके एंड देन वी विल लुक फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव। नहीं तो ये एफएमआर अभी रिन्यू भी होना था। तो लेट्स सी, दीज थिंग्स आर इन पाइपलाइन, कि ये भी अनाउंस कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम वहाँ पे फेंस बनाएंगे। अब वो उसको अनाउंस किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है तभी। जोग्राफिकल टेरेन की इतनी मणिपुर के एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जे.एंड.के। कुछ कहीं कहीं पे पॉकेट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वही है कि एट द एंड इट इज़ जोग्राफिकली, है। हाँ, वाइबल है। पॉलिटिकल इंटेंट कितनी है, पॉलिटिकल विल कितनी है, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि हम एफएमआर को रिन्यू करके उसी को कंटिन्यू करते हैं, या फिर वी टेल या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ बर्मीज़ गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि नो मोर क्रॉसिंग नाउ, और फिर हम फेंस बनाते हैं। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you आपने so इतना much. बढ़िया ये इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत एजुकेटिव था। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे एक ऑन ग्राउंड पर्सपेक्टिव, आपने रिसेंटली सर्व किया है तो बहुत नया पर्सपेक्टिव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।